एक बार फिर से स्वागत है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की क्लास में। जैसे कि कुछ सब्जेक्ट निकल चुके हैं, जैसे कि कोहोवेशन हो गया, ठीक है नहीं। इसके अलावा अ, कल जो हमने देखा डायलूशन के बारे में, वो भी निकल चुका है। आज हम एक फिर से एक नया सब्जेक्ट लेके चलेंगे जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, हालांकि इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है वर्तमान समय में, लेकिन इसका इम्पोर्टेंट आज भी है। और आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि किसी भी पैथी में डायग्नोस्टिक चैप्टर की जब बात आती है तो कुछ विशेष टूल्स बताए जाते हैं या कुछ विशेष टेक्निक्स बताई जाती है, लेकिन नहीं। जैसे कि आयुर्वेद में कहा जाता है कि भाई पल्स डायग्नोसिस जो रहती है वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारी टेक्निक्स है जो आयुर्वेद से ली गई है, नेचुरोपैथी से ली गई है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि भाई आंखों को देख करके डायग्नोसिस करना है। ये सारी चीजें जो रहती है निदान का ही एक पार्ट होता है। इसी इसी श्रेणी में आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि एक डायग्नोसिस और भी सामने आती है जिसका नाम है जीव देख करके डायग्नोसिस करना, जिसको टंग डायग्नोसिस कहते हैं। ऐसे बहुत सारे डायग्नोस्टिक चैप्टर मेडिकल साइंस में ऐड किए गए हैं जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं। इसी प्रकार से मॉडर्न मेडिसिन में कई प्रकार की पैथोलॉजी होती है, कई प्रकार के टेस्ट इन्वेस्टिगेशन करवाए जाते हैं, तो ये भी निदान या डायग्नोसिस का ही एक पार्ट है, जिसको हम लाइटली लेते हैं, उतना ज्यादा ब्रीफली नहीं ले रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ से हम गलती करते हैं। जब तक हम इसको हम सही तरीके से इसको अपने पैथी में, हमारे प्रैक्टिस लाइफ में ऐड नहीं करेंगे, तब तक हमारी जो मेडिसिन है वो ठीक से वर्क कर पाएगी नहीं कर पाएगी, इसके विषय में हम पूरी तरह नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर मान लीजिए आप जिस पैथी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस पैथी में भी कुछ डायग्नोस्टिक चैप्टर सामने आते हैं, ठीक है नहीं, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि ब्लड पॉलिप में से किसी एक की इम्प्योरिटी सामने आई, लेकिन अगर मान लीजिए कोई रोग सामने आ गया, तो उस रोग से किसका रिलेशन हो सकता है? या तो ब्लड की इम्प्योरिटी का हो सकता है, या तो लिम्फ की इम्प्योरिटी का हो सकता है। तो ये हमको पता होना चाहिए, है कि नहीं। ये सीनियर जैसे जैसे धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस लाइफ जब पुरानी होती जाती है, ये सारी बातें आपको पता होती जाती है, ठीक है कि नहीं। तो ये जानना जरूरी हो जाता है। तो इसी श्रेणी का ही एक पार्ट होता है टेम्परामेंट, है कि नहीं। ये उसी चैप्टर का ही एक पार्ट है, डायग्नोस्टिक चैप्टर का ही एक पार्ट है। दोस्तों, टेम्परामेंट जिसको आसानी से हम प्रकृति कह देते हैं, ये प्रकृति वास्तव में इतनी सरल दिखाई नहीं देती। मतलब सरल दिखाई देती है, सरल दिखाई देती है, लेकिन इतनी सरल होती नहीं है। बोलना काफी आसान होता है, इसको हिंदी में प्रकृति कहा जाता है। प्रकृति प्रकृति कहा जाता है कि नहीं। तो ये हम देखते हैं कि प्रकृति का जो रिलेशन होता है वो ह्यूमन बॉडी से हमेशा से रहा है। और जहाँ एक ह्यूमन बॉडी पल रही है, जहाँ ह्यूमन बॉडी ग्रोथ कर रही है, जहाँ ह्यूमन बॉडी का आहार विहार सब कुछ एक बंधा हुआ है, तो वहाँ के इन्वायरमेंट के साथ उस ह्यूमन बॉडी का एक रिलेशन होता है, और वही रिलेशन कहीं ना कहीं टेम्परामेंट को अटैच करता है। क्योंकि आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में प्रकृति के विषय में बहुत अच्छे से बताया है। उसका कारण सिर्फ इतना होता है, कोई भी रोग हो जाए, है ना, कोई भी रोग हो जाए, आप देखेंगे कि प्रकृति प्रकृति किसी भी प्रकृति की डेफिनेशन आयुर्वेद में क्या कहा गया है? कोई भी रोग कोई भी रोग जिस अवस्था में पल रहे हो या जिस नेचर में पल रहे हो, वो उस रिलेशन की या उस ह्यूमन बॉडी की या उस जीव की प्रकृति हो सकती है। इसका मतलब साफ होता है कि कोई भी रोग अगर है, एक्सीडेंटल केस या दुर्घटनाएं जिसको हम कहते हैं, या सडन कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो वो इस प्रकृति में शामिल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आकस्मिक बोलते हैं इसको, आकस्मिक ऐसे कुछ कहा जाता है नहीं। दुर्घटना के अंदर, एक्सीडेंट के केसेस में आता है, वो किसी को भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी डिसीज का हम नाम ले रहे हैं, तो वो डिसीज आपको बहुत अच्छे से पता है
कि किसी न किसी टेम्परामेंट या प्रकृति के बेस बनाकर ही वो सामने आती है। कैसे रिलेशन होता है इसका, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से मालूम है। एक एग्जांपल लेके मैं चलता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई कीटाणु हो गया, मॉडर्न मेडिसिन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई कीटाणु हो गया जिसको हम कॉमन भाषा में इन्फेक्शन होना कहते हैं, ठीक है कि नहीं। अगर मान लीजिए कोई कीटाणु सामने आ गया, बॉडी में इंटर कर गया, तो वो वही जाके पलता है जहां उसका नेचर सूट करेगा, है कि नहीं। सब जगह नहीं पलेगा वो। कोई विशेष कहा जाता है कि भाई फलाना कीटाणु आ गया तो विशेष जगह जाके पलेगा, कोई विशेष अंग उसके लिए निर्धारित होता है। वहां भी आप देखेंगे कि अगर उसके लायक इन्वायरमेंट सेट हो गया तब तो ठीक है, और यदि इन्वायरमेंट सेट नहीं हुआ तो वो क्या होता है, इन्फेक्शन नहीं कर पाता है, वो एज इट इज वो बाहर निकल जाता है। तो वो इम्यूनिटी सामने खड़ी हो जाती है, इसलिए ऐसा होता है। तो ये इसलिए कहा जाता है कि जो प्रकृति रहती है ये किसी भी ह्यूमन बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसको हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, और आज कहीं ना कहीं थोड़े से पीछे होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सारे सारे टूल्स जो रहते हैं एलोपैथी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि प्रकृति का रिलेशन जो रहता है ह्यूमन बॉडी से है। जब से जीव पैदा होता है तब से ये प्रकृति के साथ सामना होते रहता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर इसमें डायरेक्ट अटैच होता है। इसके अलावा आपका जो ग्रोथ करने के बाद जो पारिवारिक जो बैकग्राउंड होता है वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। तीसरा, इसके अलावा किस तरीके के उसके फ्रेंड सर्किल होता है बच्चे का, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा कौन सा इन्वायरमेंट ऐसा है जहाँ जिसका वो भोजन ले रहा, इस हिसाब से भी भोजन बनता है। जैसे कि मान लीजिए ये सारे सारे चीजें क्या रहती है कि बॉडी में होने वाली इम्यूनिटी को सेट करते हैं, और उस सामने जिस पर्यावरण में या जिस नेचर में वो पल रहा होता है, बच्चा ग्रोथ कर रहा होता है, वो ह्यूमन बॉडी में आके अटैच होने लगते हैं, उसके हिसाब से ह्यूमन बॉडी सेट होने लगती है। इसी को कहते हैं टेम्परामेंट, है कि नहीं, इसी को कहते हैं प्रकृति। ये प्रकृति मुख्य रूप से दो तरीके के सामने आती है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर, इसमें हवा, पानी, खान पान, जो भी वो खा रहा है, जो भी वो पानी पी रहा है या जो भी पी रहा है, तो वो सारे सारे जो फैक्टर रहते हैं टेम्परामेंट को दूषित करने में, प्योर करने में, दोनों तरीके से, मतलब इम्प्योरिटी और प्योरिटी दोनों के लिए जिम्मेदार होते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि ये टेम्परामेंट जितना छोटा सा शब्द दिखाई देता है, प्रकृति जितना सॉरी छोटा सा जो शब्द दिखाई देता है, लेकिन उतना छोटा होता नहीं है। काफी बड़ा चैप्टर सामने आता है जिसको हम पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, जिस पूरी तरीके से लेके नहीं पा रहे हैं। अलग अलग तरीके से समझाया गया है जिसको हम आगे लेके चलेंगे, और काफी डिटेल से भी लेके चलेंगे। ये मुख्य रूप से दो तरीके से सामने आता है कि नहीं। एक तो कॉन्जेनाइटल होता है जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। दूसरा जो होता है प्रकृति का ये पार्ट, टेम्परामेंटल। टेम्परामेंटल पार्ट रहता है, इसको टेम्परामेंट भी कर सकते हैं। इसे ये कौन जेनाइटल होता है, बाय बर्थ मिलता ये बाय बर्थ मिलता है ना। ये आफ्टर बर्थ मिलता है, ये आफ्टर बर्थ मिलता है। मतलब इसका रिलेशन जन्म के बाद देखने को मिलता है कि नहीं। इसमें जो फैक्टर होते हैं पूरी तरीके से, एयर भी शामिल होती है इसमें, है कि नहीं, स्काई भी शामिल होता है, इसी प्रकार से एर्थ भी शामिल होती, इसी प्रकार से वाटर भी शामिल होता है कि नहीं। इसी प्रकार से और क्या बच गया इसमें, आ, हवा हो गया, पानी हो गया, प्रकाश, और इस प्रकार एक फैक्टर और आता है कि नहीं। ये सारी चीज इसमें शामिल होती है। और इसके अलावा बाय बर्थ होता है तो इसका रिलेशन जो रहता है वो जीन्स से होता है कि नहीं? ये जेनेटिक होता है तो जीन्स से होता है। इन दोनों में फर्क क्या होता है कि भाई ये बाय बर्थ होता है, बाय मतलब जीन्स से रिलेशन होता है इसका, तो ये क्या रहता है कि ये बदलता नहीं है कभी, ये कभी भी बदलेगा नहीं। वो जिस जिस कॉन्स्टिट्यूशनल
में वो सेट हो गया, जो भी बाय बर्थ मिल गया माता पिता से वो वही बना रहे, है कि नहीं? आपने देखा होगा कई बच्चे माता पिता की सूरत लेके कई बच्चे एक जैसे दिखते हैं, माता पिता जैसे ही दिखते हैं। हालांकि सभी बच्चे माता पिता की सूरत कहीं ना कहीं सेट हो जाती है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे ही आते हैं जो एक जैसे दिखते हैं, किसी एक की सूरत एकदम सेट हो जाती है। ये जो सूरत इसी प्रकार से नेचर जो रहता है वो सेट हो जाता है कि नहीं? मतलब हैबिट्स जो रहती है वो देखने को मिलती है, माता या पिता के जैसे देखने को मिलती है। तो ये कॉन्जेनाइटल या बाय बर्थ जेनेटिक रहता है, जिस से रिलेशन रहता है, इसलिए भी देखने को मिलता है, ये कभी बदलता नहीं है कि नहीं? और इसी प्रकार से क्योंकि इसको बाहरी वातावरण इसको इफेक्ट करता है, आपको पानी भी इफेक्ट करता है कि नहीं? इसी प्रकार से आकाश भी इफेक्ट करता है। तो जितने जो 5 एलिमेंट्स जो जिसमें जो ह्यूमन बॉडी पल रही होती है, जिसका वो खा रही होती है, जिसमें वो अपनी ये ह्यूमन लाइफ जो रहती है उसको वो चला रही होती है, वो सारे के सारे फैक्टर जो रहते हैं वो टेम्परामेंटल के कैटेगरी में आते हैं। इसमें इसको तो हमने देखा कि भाई ये बदलता नहीं है, लेकिन ये क्या रहता है कि जगह के हिसाब से, उसके खान पान या रहन सहन के हिसाब से ये चेंज हो जाता है, ये बिहेवियर लाइक होता है कि नहीं? ये समय समय के बाद एज फैक्टर के हिसाब से या जैसी उसको माहौल मिल गया उस हिसाब से ये बदलता रहता है। इसलिए भी यहाँ से थोड़ा यहाँ से हमको प्रकृति समझना जरूरी हो जाता है कि ये क्यों जरूरी है, कि मतलब क्यों मेडिकल साइंस में इसको लिया गया है, और इसके साथ साथ जो जो भी मेडिसिन का जो सिलेक्शन सामने आता है वो क्यों ज्यादा कठिन हो गया है, और हर एक मेडिकल साइंस में इसको क्यों एम बनाया गया है, सबसे पहले क्यों एम बनाया गया। जितने भी जो प्लांट बेस्ड जो पैथियां होती है, या जो भी इन्वायरमेंटल जो शुद्ध जो पैथियां होती है जिसमें केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता है, तो उन पैथियों में इन दोनों चीजों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्व रखा गया है कि नहीं? इसलिए भी ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं जो रोग हो रहे हैं ये तो बदलेगा नहीं, ये तो एक इफेक्ट होता नहीं है, ये तो बाय बर्थ होता है कि नहीं? लेकिन इसमें ज्यादातर देखा गया है कि जो रोग जो पैदा हो रहे हैं इस प्रकृति के माध्यम से हो रहे हैं, क्योंकि नेचुरोपैथी में भी वही वही परिभाषा दी गई है, आयुर्वेद में भी वही परिभाषा दी गई है कि किसी भी रोग का पलना उसकी प्रकृति के ऊपर निर्भर होता है, प्रकृति के खिलाफ जो वर्क होता है, ऐसा कहा गया है। मतलब जो नेचर होता है उसके खिलाफ वर्क किया गया तब जाके प्रकृति जो रहती है वो दूषित होती है। और वो दूषित प्रकृति ऐसे तो पता चलेगा कि नहीं भाई इन्वायरमेंटल फैक्टर है तो कैसे दूषित हो गया, आपने गलत खाया, आपने गलत पिया, आपने गलत बिहेवियर किया, आपने प्रकृति के उल्टा काम किया। जैसे कि मान लीजिए जो काम नहीं करना चाहिए आप उस काम को करेंगे, यस, तो ये देखने को मिलता है उस गलत वर्क से ही किसी रोग का जन्म होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने जैसे कि आयुर्वेद में कहा जाता है कि भाई बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। बासी का मतलब क्या होता है? बासी एक शब्द है, पुराना शब्द है, आयुर्वेद में इसको लिया गया है। इसको ठंडा भोजन भी कहा जा सकता था, है कि नहीं है? लेकिन यहाँ बासी क्यों कहा गया है कि नहीं है, ये समझना पड़ेगा मुझे। क्यों? क्योंकि ठंडा होने के साथ बहुत सारी उसमें कीटाणु भी हो सकते हैं, इसमें स्मेल भी आ सकती है, गंद भी, इसमें फंगल भी हो सकता है, खराब हो सकता है, एसिड भी पैदा हो सकते हैं, तो इसलिए उसको बासी का शब्द दे दिया गया आयुर्वेद की भाषा में, नेचुरोपैथी की भाषा में उसको ठंडा नहीं कहा गया, है कि नहीं? तो ये देखने को मिलता है कि ये जो बासी जो भोजन होता है उसको खाने से आपने देखा होगा कि बॉडी के खिलाफ जो वर्क हमने किया है, जो गर्म भोजन खाना चाहिए वो हम नहीं खा रहे हैं, वो जो इसमें अगर मान लीजिए कुछ कीटाणु होंगे तो वो निश्चित रूप से हमारी बॉडी को भी इफेक्ट करेंगे, है कि नहीं? तो ये देखने को मिलता है कि जब हम प्रकृति के खिलाफ जो वर्क करेंगे तब ये पैदा होगा, है कि नहीं है? तो ये बाय बर्थ नहीं होता है, ये आफ्टर बर्थ है। और इसमें 5 एलिमेंट जिसको हम कहते हैं नेचर के 5 एलिमेंट जो रहते हैं वो पूरी पूरी शामिल होते हैं। इसके अलावा जो बिहेवियर रहता है, ह्यूमन बिहेवियर भी इसमें इफेक्ट करता है। मतलब ये कि बचपन में कुछ और देखने को मिलेगा, और सॉरी, इसके अलावा जो एडल्ट जो समय रहेगा उसमें कुछ और देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो बुढ़ापे का जो समय आएगा, बुजुर्ग जब हो जाएगा वो, उस समय कुछ और बिहेवियर रहेगा, बिहेवियर से भी ये चेंज होता देखा गया है। इसके अलावा कई लोग क्या करते हैं कि
कि खान पान में कुछ अलग टाइप का उपयोग करते हैं, जैसे कि कई लोग चिकन वगैरह और ये मीट ज्यादा पसंद करते हैं। तो कुछ जैसे मोहम्मडन लोग हो गए, तो वो जैसा उनका भोजन रहता है वैसा उनका नेचर होता है। कई लोग कहते हैं कि भाई आयुर्वेद में एक शब्द कहा गया कि जैसा अन्न रहेगा वैसा मन बनेगा। तो ये अन्न के साथ जो मन बनता है कि नहीं, अन्न और मन ये एक ही सिक्के का पहलू है। तो ये जैसा खाएंगे वैसा उनकी बॉडी बनती है, वैसा उनका मन बनते जाता है। इसलिए कहा जाता है कि स्वच्छ साफ सुथरा चीज भोजन करना चाहिए, साफ सुथरा पानी पीना चाहिए, अच्छे इन्वायरमेंट में रहना चाहिए, शुद्ध हवा जहाँ मिले वहां रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मॉडर्निटी के हिसाब से जैसा कहा जा रहा है कि भाई आपको पब्लिक प्लेस पसंद है ना, लेकिन आपको जो बॉडी इस चीज को सेट नहीं कर पा रही है। आपका मन जरूर सेट हो रहा है लेकिन बॉडी में पर प्रॉब्लम हो रही है। कई प्रकार के रोग एक दूसरे से हाथ मिला के भी फैल रहे हैं, इसी प्रकार से लोग आमने सामने की बात से भी फैल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से डायरेक्ट इन्फेक्शन हो रहा है आजकल। तो ये पब्लिक प्लेस में इस प्रकार से देखने को मिल रहे हैं आज बहुत सारे लोग। तो जैसा प्रकृति में जो लोग रहेंगे उस हिसाब से बॉडी भी बनते जाती है, और उस तरीके से ये अपना बिहेव करने लगती है, अपना रोल निभाने लगती है। तो बहुत सारे रोग सामने आने लगते हैं जिसको आप सोचे भी नहीं थे, ऐसे ऐसे रोग सामने आने लगते हैं। फिर हम सोचते हैं कि भाई ये रोग तो हमारे प्रकृति में था ही नहीं, ये अचानक चीज ऐसे कैसे हो गया। आजकल कुछ चीज ज्यादा फैल रही है, थायराइड ज्यादा फैल रहा है, आज माउथ कैंसर ज्यादा फैल रहा है, ब्रेस्ट कैंसर फीमेल में आज बहुत देखने को मिल रहा है, महिलाओं में लड़कियों में स्पेशली ओवरी सिस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, यूटेराइन सिस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, बल्कि यूटेरस ज्यादा हो रहा है, ओबेसिटी ज्यादा हो रही है, हार्मोनल का अनबैलेंस ज्यादा हो रहा है। तो ये कहाँ से आ रहा है? पहले तो ऐसे रोग नहीं थे, तो फिर ये कहाँ से आ रहा है? तो ये कहीं ना कहीं हमने प्रकृति के खिलाफ वर्क किया है। आज लोग जो जंक फूड जो ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, इससे भी बॉडी का जो नेचर है वो चेंज होता दिखाई दे रहा है, और इसका इफेक्ट भी डायरेक्ट इस पे पड़ रहा है, टेम्परामेंट पे पड़ रहा है। और यही कारण है कि स्वभाव में, ये स्वभाव से रिलेटेड माना जाता है कि नहीं? स्वभाव, स्वभाव, ये दो अलग शब्दों से मिलाकर के एक शब्द बनाएंगे। स्वभाव मतलब स्वयं का जो भाव होता है कि नहीं, उससे रिलेटेड है ये। जैसा वो खुद बिहेव करेगा वैसा उसका नेचर बनेगा। और इसीलिए कहा जाता है कि कई जगह पे हम गलत साबित हो जाते हैं, और ये जो रहता है ये हावी होने लगता है। जैसे कि इसमें बहुत सारे फैक्टर मायने रखते हैं, क्रोध करना, गुस्सा होना, है कि नहीं है, ये मायने रखता है। इसी प्रकार से किसी से घृणा करना, द्वेष करना, ईगो रखना जिसको कहते हैं, और इसके अलावा जो बहुत सारी चीज आती है जो आप समझ सकते हैं। ये सारी सारी चीज आपको मिल जाएगा नेचुरोपैथी में, इसका बहुत अच्छे से वर्णन हुआ है, आयुर्वेद में बहुत अच्छे से वर्णन हुआ है। लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में टेम्परामेंट का बहुत ही सोच समझ करके उपयोग किया गया है। क्यों? उसका कारण सिर्फ इतना है कि जब मॉडर्न साइंस है, फिफ्थ पैथी है, पांचवी पैथी है, हालांकि दो पैथी आगे निकल चुकी है, अलग मैटर है, लेकिन अपने समय में पांचवी पैथी ही थी, इसलिए हम पांचवी पैथी कह रहे हैं। तो हालांकि ये पांचवी पैथी है, सबसे बाद में बनी है। सब पैथियों को सब पैथियों की गलतियों को ध्यान में रख करके इसको बनाया गया है। तो ये चीज देखने को मिलती है कि भाई सारी पैथियों की गलतियां जो उन्होंने पैथी अपने समय में जो की थी उसको दूर किया गया है। तो यहाँ टेम्परामेंट का लेना बहुत सोच समझ कर यहाँ पे ऐड किया गया है। इसका मुख्य कारण क्या होता है कि इसका रिलेशन इन दोनों से होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर और जेनेटिक, दोनों से देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसकी जो मेडिसिन होती है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की, वो प्लांट बेस्ड है, मतलब प्रकृति से ही ली गई है कि नहीं? प्रकृति से ही ली गई है, नेचर से ही ली गई है, प्लांट बेस है। तो वही प्लांट बेस, उसका भी एक निश्चित टेम्परामेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई पौधा जो रहेगा वो पानी के अंदर रहता है, पानी के अंदर पलेगा, आप उसको जमीन में नहीं लगा सकते, वो सूख जाएगा, वो उसका नेचर है। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो सीधा ऊपर जाते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सीधा ऊपर जाकर ऐसा फैलते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे पौधे पाए जाते हैं। कई पौधों की साइज बहुत छोटी होती है, कई पौधों की साइज। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसा वो ले रहे हैं, जैसा वो पौधे में अपने पौधा मिनरल से अंदर से जो सोख करके जो अपना जो ग्रोथ कर रहा है, पानी खींच करके जमीन के अंदर लेकर से
न्यूट्रिशन लेकर के जो ग्रोथ कर रहा है, तो उस ग्रोथ से उस पौधे का नेचर तैयार हो, हवा धूल ये सब जो अशुद्ध हो रही है तो वो भी वो सोख रहा है। तो कई पौधे आज देखने में मिल रहा है कि भाई आज उनका नेचर भी चेंज हो गया है क्या नहीं है? जो पहले बहुत फायदे किया करते थे, आज उनका उपयोग किया जा रहा है, ढंग से फायदा नहीं मिल रहा है कि नहीं? तो मेरे कहने का मतलब क्या था कि टेम्परामेंटल जो इफेक्ट यहाँ सामने आ रहा है, टेम्परामेंट को जो स्थान दिया गया है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दूसरी चीज क्या है कि इसको हमने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जगह देने का दूसरे कारण भी सामने आते हैं, जैसे कि इसका उल्लेख नेचुरोपैथी में भी मिलता है कि नहीं है? नेचुरोपैथी में भी मिलता है, आयुर्वेद में भी मिलता है इसका। अगर मान लीजिए आप में से कोई आयुर्वेद वाला या नेचुरोपैथी वाला अगर है मान लीजिए, तो वो इस चैप्टर को बहुत आसानी से समझ जाएगा कि कैसे ये इफेक्ट हुआ है कि नहीं, कैसे इसको सामने रखा गया, कैसे इसको मेडिकल साइंस में अहम बनाया जाता है, जो नेचर से जुड़ी हुई साइंस है। इसके अलावा इसका जो प्रकृति का जो रिलेशन है, प्रकृति का जो डायग्नोस्टिक चैप्टर है, वो एक पैथी और भी आती है जो छुपी हुई पैथी, जिसको बोलते हैं हम एक पैथी और है जिसका नाम है होम्योपैथी भी है। होम्योपैथी में भी इसका लिया गया, ठीक है ना? होम्योपैथी में भी लिया गया है। यूनानी का उल्लेख ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, यूनानी में भी लिया गया है, इसका प्रकृति का उल्लेख किया गया है कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या है कि हर पैथी में दिया गया है, हर पैथी में, यहाँ तक कि मॉडर्न साइंस एलोपैथी में भी कहीं ना कहीं इसका रिलेशन देखा गया है, क्योंकि एलोपैथी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि कोई भी कीटाणु वहीं पलेगा जहां उसका एनवायरमेंट सेट होगा, जहां उसको सेट होने की जगह मिलेगी, ये कहा गया है। तो ये जो शब्द है कि भाई कोई भी कीटाणु वहीं पैदा होगा या वहीं ग्रोथ करेगा जहां उसके ग्रोथ करने लायक एनवायरमेंट होगा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं कीटाणुओं के साथ प्रकृति में जो बॉडी में पाए जाने वाली अशुद्ध इम्प्योरिटी जो रहती है, वहां का जो नेचर होता है वो सेट होना चाहिए, तभी वो ग्रोथ करता है कि ये कहा जाता है इसमें। और अगर मान लीजिए वो नहीं कर पाया तो निश्चित रूप से वो शरीर के बाहर निकल जाएगा, शरीर में किसी प्रकार का रोग पैदा नहीं होगा। तो ये कुछ चीजें बहुत सामने आती है और ये बहुत जरा जरूरी होती है। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है कि इसको तो हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। अब बाय बर्थ वाली जो बात आती है, जो जेनेटिक जो होती है वो चेंज नहीं होती है। जैसे बिहेवियर में आप देखोगे कि कई बच्चे जो रहते हैं बाय बर्थ वो चिड़चिड़े होते हैं, या बाय बर्थ आपने देखा होगा कि सूरत मिलती हुई है, हेयर स्टाइल मिलते हैं, हाइट मिलती है ना? तो ये बाय बर्थ होता है। और अगर बहुत सारे रोग जो रहते हैं वो इससे फैलते हैं, बहुत सारे रोग कॉन्जेनाइटल भी होते हैं, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल चैप्टर कहा जाता है प्रकृति का। और ये टेम्परामेंटल पार्ट होता है जो चेंज होते रहता है, बट ये चेंज नहीं होता है। आप इसको लिख लीजिए, है ना? आप जब भी इसका नोट्स बनाएंगे साफ साफ लिखेंगे कि ये चेंज हो सकता है एज के हिसाब से, एज के आई मीन जगह के हिसाब से, ये सारी चीज चेंज हो सकती है, ये चेंज नहीं होता है, इसमें आप लिख लीजिएगा। तो जेनेटिक्स या जीन्स से भी बहुत सारे रोग सामने आ रहे हैं। आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों में बड़े बड़े रोग हो रहे हैं आजकल। तो ये कहाँ से आ रहा है? कहीं ना कहीं गलती हुई है जिसको माता पिता ने ध्यान नहीं दिया, आज देखने को मिल रहा है। इसको आज मॉडर्न साइंस भले ही वो ठीक करने की कोशिश करे, लेकिन ठीक नहीं कर पा रहा है, एक केस ठीक नहीं कर पा रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसका रिलेशन जीन्स है। और ये जो जेनेटिक जो हो रहा है, कहीं ना कहीं इसका रिलेशन आपका इंडोक्राइन या हार्मोनल चैप्टर से भी देखने को मिलता है, और इसलिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हार्मोन जो रहते हैं वो बॉडी को मुख्य रूप से संचालित करने में और बॉडी को वो आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहयोग करते हैं। पूरी बॉडी में जो जितने भी जो हार्मोन्स बॉडी में निकल रहे हैं वो बॉडी में रेगुलेट करने में वो पूरी तरह रोल निभा रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस चीज को? इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो छुपा हुआ पार्ट है टेम्परामेंटल का, और इसलिए भी इसको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में सोच समझ के स्थान दिया गया है। और टेम्परामेंट का पार्ट हम जो देख रहे हैं, हम 50% चैप्टर ही देख रहे हैं, और उसको भी हम आधा देख रहे हैं, है कि नहीं? आधा देख रहे हैं, हमने ये देखा नहीं। हमने क्या किया, अभी बीच में एक कमेंट आया था कि मैं 2 मिनट में,
आधे मिनट में, 10 सेकंड में देख सकता हूँ टेम्परामेंट। नहीं, इतनी जल्दी हमको नहीं करना है। हमको पेशेंट को ठीक करना है भाई, हमको ठीक से चेक करना है उसको। हम एक्सपर्ट बनना वो अलग बेटर है। मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं मेरी कॉलर ऊंची है, मैं डॉन हूँ, ये कहना बड़ा आसान होता है। मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरे को नॉलेज है, ये कहना बड़ा आसान होता है। हाँ भाई, आप ग्रेट हो, आप महान हो, लेकिन हमको इस ग्रेड से उस पेशेंट को फर्क नहीं पड़ रहा है, पेशेंट को फायदा नहीं मिल रहा है। वो आप जब उसको ठीक करोगे, आपकी मेडिसिन उसको फायदा करेगी। तो आप अपने मेडिसिन का जो उपयोग करा रहे हो यहाँ पे, तो आप उसको एक मिनट देखिए, आप उससे कुछ पूछिए, क्योंकि ये तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप उससे कुछ पूछोगे नहीं, क्योंकि पूरी तरह फिजिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, पूरी फिजिकल बॉडी इसमें सेट होती है कि नहीं है? क्योंकि इसमें उसका नेचर, स्वभाव जो रहता है वो मायने रखता है, उसके चलने का तरीका है, उसके बात करने का तरीका है, इसके अलावा उसका खान पान है, कौन सी जगह रहता है, वहाँ का नेचर क्या है, वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वहाँ का हवा कैसा है, वहाँ का पानी कैसा है कि नहीं? वो सारे के सारे चैप्टर इसमें आते हैं दोस्तों। इसलिए कहा जाता है कि ये पूरी तरीके से आप उसको पूछेंगे पेशेंट को, कब से रोग है कि नहीं? आप जरा चल के दिखाइए, उससे पता चलता है कि कहाँ रोग है, कहीं कमर में या बोन में तो प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी चीज पता चलती है। और चलने की स्टाइल से भी बहुत सारी चीज पता चल जाती है, बात करने का तरीका है कि नहीं है? बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि सर मैं गया था लेकिन कुछ नहीं है, मतलब मेरे को रोग हुआ है लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, इस टाइप की बात करते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारी चीजें जो इसमें मायने रखता है, जो आप और हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये चैप्टर लंबा होते जाता है कि नहीं है? इसलिए ये चैप्टर जो रहता है लंबा होते जाता है। अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम डायरेक्ट इसमें सेट होते हैं। ये तो मैंने इसकी हिस्ट्री बता दी है, और कैसे इम्प्योर होते जाता है वो भी हम बताएंगे इसको। कि टेम्परामेंट, क्योंकि प्रकृति में साफ साफ कहा गया है, प्रकृति की डेफिनेशन में ही कहा गया है कि प्रकृति इम्प्योर होगी तब जाके कोई रोग हो, है कि नहीं? मतलब ये है कि जब तक ये इसमें हमारा खान पान इन्वायरमेंट अगर ऐड नहीं होगा, अगर मान लीजिए उसके माध्यम से इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं आएगी, तब तक बॉडी इम्प्योर नहीं होगी, ब्लड और लिम्फ इम्प्योर नहीं होगा। और जब तक ब्लड और लिम्फ इम्प्योर नहीं होगा, तब तक किसी प्रकार का जो रोग है वो सामने नहीं आएगा। रोग, डिसीज, है ना? कॉम्प्लिकेशन या एक्सीडेंटल केस की बात नहीं कर रहे हैं। चलते चलते अगर मान लीजिए कोई गिर गया, तो ये टेम्परामेंटल नहीं है, ये कॉन्जेनिटल भी नहीं है, ये अपने क्या कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है कि नहीं? ये एक्सीडेंटल केस है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, इसको इसके साथ नहीं जोड़ने का है ना? कई लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं ना कि सर वो मेरा बच्चा 2 दिन से बुखार आ रहा है सर, ये ब्लड इम्प्योर हुआ कि लिम्फ इम्प्योर? वो ये नहीं बता रहा है कि बच्चा जो था वो पहले साइकिल से गिर गया था और उसको घुटने में चोट लग गई थी, है कि नहीं है? ये, और चूंकि रेनी सीजन चल रहा था, तो जो वुंड जो हो गया था बच्चे का, चोट जो लग गई थी वो ठीक नहीं हुई जल्दी, उसके कारण बुखार आ रहा है, वो ये नहीं बता रहा है। वो सीधा सीधा पूछेगा कि क्या इम्प्योर हुआ। तो ये इस प्रकार के लोग देखने को मिल रहे हैं आजकल, तो आप लोग थोड़ा सावधान रहिएगा। और कई लोग आपको टेस्ट करने की भी कोशिश करेंगे, है कि नहीं? टेस्ट करने की भी कोशिश करेंगे, ऐसे लोग को अवॉइड कीजिए, है कि नहीं? हटिए बोलना, इनके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। बहुत सारे प्रैक्टिशनर ऐसे ही करते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा इसमें। तो मैं यही कह रहा था कि प्रकृति जब तक इम्प्योर नहीं होगी तब तक रोग सामने नहीं आएगा। प्रकृति के माध्यम से ब्लड और लिम्फ जब तक इम्प्योर नहीं होगा, तब तक कोई डिसीज डिसीज के रूप में सामने नहीं होगी। तो कहने का मतलब क्या हो गया? ब्लड और लिम्फ की इम्प्योरिटी यहीं से शुरू होती है। ब्लड और लिम्फ की इम्प्योरिटी जो है वो यहीं से शुरू होती है। कि सबसे पहले अगर मान लीजिए खान पान गलत होगा, तो सबसे पहले क्या होगा? प्रकृति इम्प्योर होगी। अब जैसे कुछ एग्जांपल लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो मेन मेन जो टेम्परामेंट है हम उसको देख लेते हैं। एक्सप्लेन इसको फिर कभी करेंगे, सबसे पहले हम देख तो ले देखिए। पहला जो टेम्परामेंट पाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल चैप्टर तो आपको बहुत अच्छे से पता है, वो सिंगल होता है। उसका रिलेशन जेनेटिक होता है, चेंज नहीं होता है, हार्मोन से भी उसका रिलेशन होता है, ये सब आपने देख लिया, समझ में आ गया। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में सबसे पहले जो टेम्परामेंट पाया जाता है वो है लिम्फेटिक, लिम्फेटिक टेम्परामेंट, ठीक है नहीं? दूसरा जो होता है
सैंग्विन टेम्परामेंट, मिक्स टेम्परामेंट, ये मुख्य रूप से 3 टेम्परामेंट इसमें सामने आते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। ठीक है कि नहीं, पहले सुन लेंगे उसके बाद और दिमाग में कुछ नया चीज आएगी, क्योंकि इतना सुनने के बाद कई लोग के दिमाग में आ जाता है अरे बीच का कहाँ गया, पहले सुन लेंगे अच्छे से, है ना। तो ये लिम्फेटिक टेम्परामेंट एक कंप्लीट टेम्परामेंट होता है, इसी प्रकार से सैंग्विन टेम्परामेंट एक कंप्लीट होता है। और इन दोनों को मिला करके जो मिक्स, दोनों के जो जहाँ आपको साइन मिलने लगे, दोनों के सिम्टम मिलने लगे, दोनों के जैसा बिहेव मिलने लगे, उनकी रूपरेखा मिलने लगे, तो वहां के मिक्स टेम्परामेंट यहाँ पे देखने को मिले। आजकल मिक्स टेम्परामेंट के जो व्यक्ति हैं ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। कई जगह ऐसा कहा जाता है कि भाई मिक्स ज्यादा आ गया। कई लोग इस पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, नहीं, सब अपनी अपनी जगह सही है। कोई कहेगा कि लिम्फेटिक ज्यादा है, नो, ये भी सही है अपनी जगह, क्योंकि जिस वातावरण में वो रहता है हो सकता है उस वातावरण में किसी विशेष स्थान विशेष पे ऐसा देखने को मिले, इसलिए वैसा बोल रहा है। सब जगह पर ये सभी टेम्परामेंट कॉमन पाए जाते हैं, और इस टेम्परामेंट से भी कुछ अलग टाइप के और देखने को मिलते हैं, है कि नहीं है। जैसे कि आयुर्वेद में वात, कफ, कफ और पित्त, ये 3 टेम्परामेंट या 3 प्रकृति पाई जाती है कि नहीं। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी प्रकृति पाई जाती है जिसको अभी एक्सप्लेन, पुराने समय में एक्सप्लेन नहीं किया गया था, और आज भी साइंस जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, आज ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। वो सारे के सारे मिक्स के अंतर्गत कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं, और सेल्युलर डिसीज या टिश्यू से रिलेटेड डिसीज या हार्मोनल जेनेटिक डिसीजेस कुछ सामने आ रही है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है, और वो ठीक नहीं हो रहे हैं, और कई लोग जो रहते हैं बिना ट्रीटमेंट के ही वो शांत हो रहे हैं, ये कहा जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में मुख्य रूप से 2 टेम्परामेंट सामने आते हैं और एक मिक्स सामने आता है, तो मिलाकर के 3 टेम्परामेंट जो रहते हैं वो कॉमन हो जाते हैं। क्योंकि हमने रूल में देखा है कि भाई हमारा जो एम है वो ब्लड और लिम्फ की इम्प्योरिटी को दूर करना है, रूल भी ये कहता है, और पैथी भी पूरी तरह उसके ऊपर डिपेंड है। तो कहीं ना कहीं टेम्परामेंट का चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितना लॉ लॉ में ही शामिल होता है ये, तो लॉ के हिसाब से हम देखें तो यहाँ लिम्फेटिक टेम्परामेंट लिम्फ से रिलेटेड होता है ना, ये लिम्फ से रिलेटेड है, ये लिम्फ से रिलेटेड है, और ये जो रहता है वो ब्लड से रिलेटेड है, ठीक है कि नहीं, और ये दोनों से रिलेटेड है ना। दोनों से रिलेटेड मतलब आप अपने लॉ में ही घूम रहे हैं, कहीं अलग हटके नहीं जा रहे हैं भाई, कहीं अलग हटके एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, आप इन्हीं दो में घूम रहे हैं, ब्लड और लिम्फ, लिम्फ और ब्लड, बस इतना देख रहे हैं। तो ये देखने को मिल रहा है, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि लिम्फेटिक टेम्परामेंट जो रहता है वो आजकल ज्यादातर लोगों में पाया जाता है, और सैंग्विन टेम्परामेंट किसी स्थान विशेष में, या जो शुरू से जिसको मिलता है, हालांकि बच्चे जो रहते हैं वो स्टार्टिंग से ही सैंग्विन टेम्परामेंट पे पैदा होते हैं, और ये जहाँ का टेम्परामेंट जो ठंडा होता है, और जहाँ पे इन्वायरमेंटल क्लीन होता है, ज्यादातर ऐसी जगह पे सैंग्विन टेम्परामेंट की बहुत ज्यादा पाया जाता है। और मिक्स तो सभी जगह देखने को मिलते हैं, जिसको अपन एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, और जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं हम उसको मिक्स कह करके अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, क्योंकि हमें वो विजन नहीं है देखने का, कहीं ना किसी टेम्परामेंट में वो सेट हो ही जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। हालांकि ये भी मायने रखता है कि आपको ये चीज समझना पड़ेगा, लेकिन जो प्रैक्टिशनर नहीं समझ पा रहा है, उसको देख नहीं पा रहा है, 5 सेकंड में देखने की कोशिश कर रहा है, तो वो ग्रेट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो एक्सप्लेन नहीं करेगा, वो सीधे सीधे मिक्स में भेज देगा, उसको टेम्परामेंट खत्म हो गया बोलेगा, यहाँ से हमारा टेम्परामेंट खत्म हो गया बोलेगा, लेकिन वास्तव में किसी न किसी टेम्परामेंट में जाएगा वो, है ना। हाँ, बहुत कम लोग होंगे जो ये बहुत देखने के बाद पता चलेगा कि नहीं ये मिक्स में जा रहा है, तब वो सही होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि तुरंत देख के पता चल गया, तो इसकी टेक्निक्स होती है, इसको अपन एक्सप्लेन करेंगे आगे चल के, है कि नहीं है। और ये सारी सारी वन बाय वन करके देखेंगे, और एक चीज और भी देखेंगे हम कि अगर मान लीजिए लिम्फेटिक और सैंग्विन दोनों मिक्स हो जाते हैं, तब तो हमने देख लिया कि वही मिक्स टेम्परामेंट पे जा रहा है।
लेकिन अगर मान लीजिए किसी एक का पार्ट ज्यादा हो और एक का पार्ट कम हो, तब वो किस टेम्परामेंट में जाएगा? क्या वो मिक्स में जाएगा या नहीं जाएगा? इसको भी हम देखेंगे। कैसे देखेंगे? देखिए, अगर मान लीजिए लिम्फेटिक टेम्परामेंट 60% है, सेगमेंट टेम्परामेंट 40% है या 70% है, ज्यादा भी हो सकता है ना। ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगर ये इस तरीके से देखने को मिले तो क्या वाकई मिक्स में जाएगा? नहीं जाएगा मिक्स। देखने को मिक्स जैसा दिखेगा, लेकिन इसका जो बिहेवियर रहेगा कुछ अलग हटके देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए लिम्फेटिक टेम्परामेंट 60 to 70% आ गया, और सेगमेंट टेम्परामेंट अगर मान लीजिए किसी एक ही बॉडी में 30 to 40% अगर आ गया, तो वो निश्चित रूप से बिलियस में जाएगा, बिलियस टेम्परामेंट में जाएगा वो। मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, आप ठीक से लिखिएगा इसको। इसी तरीके से आप इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। अगर मान लीजिए ये 30 to 40% में जा रहा है, और अगर मान लीजिए 60 to 70% में जा रहा है, इससे ज्यादा भी हो सकता है ना। अगर मान लीजिए इस तरीके से जा रहा है, तो ये जाएगा नर्वस टेम्परामेंट। तो इस तरीके से आपके पास ये कुल मिला के 5 टेम्परामेंट देखने को मिलते हैं आपको 5 टेम्परामेंट, जिसमें से 4 टेम्परामेंट जो रहते हैं वो ओरिजिनल दिखाई देते हैं। कहने का मतलब 2 टेम्परामेंट आपके स्थायी ब्लड और लिम्फ से रिलेटेड है, और इनसे अनबैलेंस से होने वाले टेम्परामेंट जो सामने आते हैं वो 2 और आते हैं, तो मुख्य रूप से 4 हो जाते हैं, और एक जो रहता है वो मिक्स रहता है, कॉमन जो देखने को मिलता है। कल हम इस टेम्परामेंट को, सारे के सारे टेम्परामेंट्स में से कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे, और इसको हम देखेंगे कि लिम्फेटिक टेम्परामेंट क्या है, कैसे ये इम्प्योर होता है, ये भी हम देखेंगे। सेंग्विन देखेंगे। इस प्रकार से अलग अलग हम देखते चलेंगे, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। ये भी बताएंगे कि ये परसेंटेज के बेस पे वो कैसे बिलीज बना, कैसे नर्वस बना, ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग थोड़ा स्टडी करिए अपने, और मुझे कमेंट करते जाइए, ग्रुप में कमेंट करते जाइए कि भाई आपने क्या सीखा या क्या देखा, आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, है कि नहीं है। देखिए, बिजी लाइफ हमेशा रहती है, हर व्यक्ति के साथ बिजी लाइफ होती है, लेकिन ये आपका बेस है, लाइफ है ये आपकी। और अगर मान लीजिए लाइफ को सेट करना है, ग्रोथ करना है, प्रोग्रेस करना है, तो आपको यही एक रास्ता दिखता है। अपने रास्ता को भटकाइए मत, दिमाग को थोड़ा चंचल मत बनाइए, और अपने ध्यान काम पे ध्यान दीजिए, और अपने स्टडी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी उस समय के लिए ही क्लास लग रही है। उसके बाद तो फिर 4 महीने 5 महीने के बाद कहाँ आप कहाँ जाएंगे और मैं कहाँ जाऊंगा। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, अच्छे से स्टडी कर लीजिए, और क्वेश्चन टैग में, क्वेश्चन के कमेंट्स में अपने क्वेश्चन डाल दीजिए, ताकि आपको आंसर मिल सके। क्योंकि आज पढ़ाया हुआ मैं 4 दिन 10 दिन के बाद आंसर नहीं दूंगा मैं उसको। ये तो पता चल रहा है कि आज आपने इसको देख लिया और आपने नहीं पूछा, आप हो सकता है आप नेक्स्ट मंथ इसका क्वेश्चन पूछे। सर टेम्परामेंट जो है वो बताया था, लिम्फेटिक समझ में नहीं आया, तो वो मैं फिर से पीछे नहीं आऊंगा। आप थोड़ा समझिए इस चीज को, आप साथ साथ चलिए मेरे, है कि नहीं? रास्ता तभी पूरा होगा जब साथ साथ चलेंगे, नहीं तो अगर कोई पीछे छूट जाएगा तो वो उसको पकड़ के लाना पड़ेगा, क्योंकि उसको चलना ठीक से नहीं आ रहा है। इसलिए ऐसी गलती नहीं करेंगे आप। ये सारी चीजें आप देख लेंगे, और अपने स्टडी चैप्टर को आगे बढ़ाइए, ग्रोथ कीजिए। और टेम्परामेंटल का जो चैप्टर जो एक्सप्लेन करने का जो पार्ट रह गया है, मैंने टेम्परामेंट को यहाँ पूरी अच्छी तरीके से बता दिया है। और अगर छोटा मोटा पार्ट अगर छूट गया होगा, जैसे होम्योपैथी में क्या उपयोग होता है, इससे हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सोरासिबलिस साइकोसिस हो गया, इसके अलावा वात का पित्त हो गया, या सर्द गर्म हो रही सब उष्ण वगैरह जो लेके चलते हैं, सब चलते हैं, ये सब से हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपका रिलेशन सिर्फ टेम्परामेंटल फैक्टर में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का पार्ट, ब्लड लिंक और ये बिलियर्स और ये नर्व, इससे रिलेटेड होना चाहिए। उसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है कि नहीं है? तो आप इसको देखिए और इस सबको पढ़ के आइए, आपके पास बुक भी है, लेकिन कल हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, ये टेम्परामेंट का फर्स्ट पार्ट है, कल हम इसको सेकंड पार्ट लेके चलेंगे दोस्तों। ठीक है, ओके दोस्तों, गुड डे।